नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने सहायक संधि का भी इस्तेमाल किया था और अपने समामेलन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, युद्ध का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन धोखेबाजी का इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्राप्त नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने चार ऑप्शन है, चार कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की तथा सिखों को एक लड़ाकू बनाया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो गुरु हरगोविंद थे ये आपके छठे नंबर के गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, जो मंदिर स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थित था। और इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी भी की थी और इन्होंने एक जो सिखों को जो लड़ाकू जाति बनाया था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो हरगोविंद थे इनको जो उनका जो अंतिम समय गुजरा था ये आपकी कश्मीर की पहाड़ियों में गुजरा था और इन्होंने वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर थे ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे और इनके मूल नाम इनका त्यागमल था और इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह की उपाधि से सम्मानित किया था, या इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था और ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे। और औरंगजेब ने इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम के धर्म को स्वीकार नहीं किया था। डी ऑप्शन चौथा कथन कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो तेग बहादुर थे आपके औरंगजेब के समकालीन थे और इसे औरंगजेब ने आपके शीशगंज के पास आपके तेग बहादुर को मरवा दिया था। और ये शीशगंज जो गुरुद्वारा है ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे न दाद दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। यानी मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये जो कहा था ये आपके तेग बहादुर ने कहा था और तेग बहादुर जो थे आपके 9वें नंबर के गुरु थे और औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे ये आपके 5वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था और इनका समय जो था आपके 1681 से 1581 से 1606 तक इनका समय रहा था। और जो हरगोविंद थे ये आपके छठे नंबर के गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था और इन्होंने आपके अमृतसर में किलेबंदी भी की थी और सिखों को एक लड़ाकू बनाया था इनको। जो गुरु गोविंद सिंह थे आपके 10वें नंबर के गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे और 1675 से लेकर 1708 तक इनका समय रहा था। जिस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है। तो जो 9वें नंबर के जो गुरु थे तेग बहादुर, इनको बाकला का बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और ये आपके 5वें नंबर के गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को आपके जहांगीर ने फांसी दे दी थी। जो गुरु हरगोबिंद सिंह थे ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे और जो बाकला बाबा के नाम से आपका तेग बहादुर जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे और उन्होंने अपने बचपन के जो 9 साल बिताए थे आपके बिहार की जो राजधानी है पटना वहाँ पे बिताए थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मखवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह को आपके मखवल आनंदपुर में उनको गुरु निर्वाचित किया गया था। और तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश जारी किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी और इसकी स्थापना 1699 में की थी और ये सिखों के लिए बनाए गए नियम इसमें दिए गए थे। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने पाउल प्रथा का आरंभ किया। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पाउल प्रथा का जो शुरुआत की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी और ये आपके जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरी में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा इसको माना जाता है, पाहुल प्रथा को। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है। तो जो दशम ग्रंथ है ये भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, चंडी चरित्र भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, और विचित्र नाटक भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, और जफरनामा भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और ये जो जफरनामा है ये आपके पारसी भाषा में लिखी गई है। तो सारी की सारी रचनाएं ये आपके गुरु गोविंद सिंह की है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था। तो मुखलिसपुर में जो लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था ये आपके बंदा बहादुर ने बनाया था, और इस बंदा बहादुर को आपके जो फर्रुखसियर ने मरवा दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेग बहादुर थे आपके 9 नंबर के गुरु थे, और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने ये अपने को सच्चा पातशाह कहा जाते थे। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे इनके 2 पुत्र जो थे इनको दीवार में चिनवा दिया गया था। और जो रणजीत सिंह थे इनका जो समय था ये 1680 में इनका जन्म हुआ था, और 1698 से लेकर 1698 1699 में इनकी मृत्यु, सॉरी 1680 में तो इनका जन्म हुआ था, और 1698 और 1699 में ये अपने गद्दी पर बैठे थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। तो जो फर्रुखसियर थे इनके आदेश पर आपके जो बंदा बहादुर था इसकी हत्या की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहादुर शाह प्रथम है ये आपके शाह बेकबर के नाम से जाने जाते हैं, और मोहम्मद शाह जो है आपको उनको रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना की थी आपकी कपूर सिंह ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको जो मुगल फौजदार था वजीर खां, इन्होंने दीवार पे इनको चिनवा दिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके रणजीत सिंह के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि रणजीत सिंह ने अपने शासन काल में उनके विजय युद्ध लड़े थे, और इनको कालक्रम से उनको सजाना है। तो रणजीत सिंह ने आपके लाहौर पे 1699 में 1799 में कब्जा किया था, और अमृतसर में 1802 में कब्जा किया था, और कांगड़ा में आपके 1809 में कब्जा किया था या युद्ध किया था, और कश्मीर में आपके 1819 में कब्जा किया था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपका लाहौर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1799, फिर अमृतसर आएगा 1802 में, फिर कांगड़ा आएगा और 1809 में, और फिर आपका कश्मीर आएगा 1819 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो रणजीत सिंह ने आपके जब लाहौर पर 1799 में अधिकार कर लिया था, उसके बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अमृतसर ये आपके पंजाब में स्थित है, और यहाँ पे 1802 में रणजीत सिंह ने आक्रमण किया था, और जो कांगड़ा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे आपके 1809 में आक्रमण किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा 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 नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। तो रणजीत सिंह को जो अमृतसर विजय अभियान चला रहे थे 1802 में, इस अभियान के बाद इनको जमा जमा नामक तोप प्राप्त हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाहौर विजय अभियान था ये आपके 1799 में था, और जो कांगड़ा विजय अभियान था ये आपके 1809 में हुआ था, और मालवा पे विजय अभियान ऐसा कोई मालवा में कोई विजय अभियान नहीं चलाया था आपके रणजीत सिंह ने। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे। तो जो रणजीत सिंह ने आपके जो भंगी मिसल था इनसे आपके पंजाब की राजधानी लाहौर और पंजाब की जो धार्मिक राजधानी थी अमृतसर उसको छीन लिया था। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शुक्र चकिया मिसल है ये आपका रणजीत सिंह का जो संबंध था ये आपके शुक्र चकिया मिसल से ताल्लुकात रखते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ रणजीत सिंह द्वारा जो की गई संधि है, दूसरी तरफ इनसे की गई संधि किसने की थी, अंग्रेजों की तरफ से। जो अमृतसर की संधि हुई थी आपके 1809 में हुई थी, और ये संधि आपके रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। जो रोपड़ की संधि हुई थी आपके 1831 में हुई थी, और ये संधि आपके विलियम बेंटिंग और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी आपके 1836 में हुई थी, और ये संधि आपके रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के वो शाह सुजा के बीच हुई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 कि किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित की गई थी।
तो जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी आपके 1809 में हुई थी, और इस संधि के तहत जो सतलज नदी थी इसको दोनों राज्यों ने अपनी सीमा निर्धारित की गई थी। यानी सतलज के इधर वाला क्षेत्र आपके रणजीत सिंह के पास होगा, और जो सतलज के उधर वाला क्षेत्र होगा ये आपके अंग्रेजों के पास होगा। इस तरह की मतलब ये इसमें सिफारिश की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिंधु नदी है आपके कैलाश पर्वत श्रृंखला के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये आपके अरब सागर में गिरती है। और सिंधु जो नदी है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, और इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी हुआ था, और ये सिंधु जल समझौता आपके 1960 में हुआ था। जो झेलम नदी है आपके जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, और ये आपकी चिनाब की सहायक नदी है। और जो रावी नदी है ये ये आपके हिमाचल के जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है, और ये आपकी चिनाब की सहायक नदी है। और जो चिनाब नदी है ये आपके सिंधु की सहायक नदी है। और जो सतलज नदी है ये आपके राक्षस ताल से निकलती है, और ये भी आपके सिंधु की सहायक नदी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन में, विशेषतः सैन्य प्रशासन में, विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था जिसमें शामिल थे। तो रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में विदेशियों को भी शामिल किया था, जिसमें आपके बंतुरा भी शामिल था, आलाड़ भी शामिल था, कोर्ट और गार्डनर भी शामिल थे, और एबी टेबल भी शामिल थे। तो ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। तो जो पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक थे आपके रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह का संबंध आपके सुकरचकिया मिसल से था, और ये आपके 1798 और 1799 में आपके लाहौर के शासक बने थे। जो तेग बहादुर थे ये आपके 9 नंबर के गुरु थे, और इनको आपके औरंगजेब ने मरवा दिया था, और इस्लाम को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। जो बंदा बहादुर थे ये आपके इनको पंजाब का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था, और इनका जो असली नाम था ये आपके लक्ष्मण देव था, और इनका एक ही उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य को स्थापित करना था। वहीं जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और ये सिखों के अंतिम गुरु थे, और इनकी का जो जन्म हुआ था आपके 1766 में पटना में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके 1708 में, इनकी हत्या नांदेड़ में की गई थी, और ये हत्या किसने करी थी आपके गुलखा नामक पठान ने की थी। तो ध्यान रखना, मृत्यु तो इनकी नांदेड़ में हुई थी, और जन्म उनका 1666 में आपके पटना में हुआ था, और इनके गुलखा नामक पठान ने इनकी हत्या की थी 1708 में, और इन्होंने पाउल प्रणाली की शुरुआत भी की थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तथा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था। तो जो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये आपके 1845 से 46 तक हुआ था, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध आपके 1848 से 1849 तक चला था, और उस समय जो पंजाब के जो शासक थे ये आपके दलीप सिंह थे, या दिलीप सिंह थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खड़क सिंह थे ये आपके रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, और जो शेर सिंह थे ये आपके रणजीत सिंह के पुत्र थे, और ये 1807 से लेकर 1843 तक ये आपके राजा रहे थे। और जो नैनीहाल सिंह थे इनकी मृत्यु आपके खड़क सिंह के अंतिम संस्कार के दिन ही इनकी दुर्घटना में हो गई थी, और ये इनका जो पंजाब क्षेत्र में जो शासन रहा था ये आपके 1839 से लेकर 42 तक रहा था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो लाहौर की संधि हुई थी आपके जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति जो हुई थी आपके लाहौर संधि के तहत हुई थी, और ये लाहौर संधि जो हुई थी आपके 1846 में हुई थी। जो बेरोवाला की संधि हुई थी ये भी आपके 1846 में हुई थी, और जो पंजाब और अंग्रेजों के पंजाब ने जो पंजाब का जो अंग्रेजी राज्य में जो विलय हुआ था ये आपके 1849 में हुआ था। तो ये आपके तीनों सही सुमेलित है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो जो सिंध का विलय हुआ था अंग्रेजी राज्य में ही आपके 1843 में हुआ था, और ये जो इनका समय था इसे लॉर्ड एलनबरो का समय था, क्योंकि 1842 से 1844 तक आपके लॉर्ड एलनबरो का समय रहा था, और इसी लॉर्ड एलनबरो ने आपके दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। और जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ की समाप्ति हुई थी ये भी आपके लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड ऑकलैंड थे ये आपके 1836 से लेकर 1842 तक वायसराय रहे थे, और इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की जो शुरुआत हुई थी आपके 1839 से लेकर 42 तक चला था। शुरुआत तो आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हो गई थी, लेकिन इसके जो समाप्ति हुई थी ये लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये आपके 1813 से 23 तक इनका समय रहा था, और इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय आपकी संगोली की संधि हुई थी, और इस लॉर्ड ऑकलैंड के समय इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की भी मरम्मत कराई थी, और ये मरम्मत कब कराई थी आपके 1839 में कराई गई थी। और जो ये ग्रांड ट्रंक रोड है ये आपके कलकत्ता से दिल्ली तक थी।
और जो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे, इनका जो समय था ये आपके 1844 से लेकर 1848 तक इनका समय रहा था, और इन्होंने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंध विजय का जो जीतने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के कालक्रम बताना है, और आपको इनको बताना कि कौन किस राज्य ने कब सहायक संधि स्वीकार की थी। तो जो हैदराबाद है इन्होंने सबसे पहले आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था, और वर्तमान में हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी है, और इन्होंने 1798 में आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो मैसूर राज्य है वर्तमान में, मैसूर राज्य जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है, और ये अपने दशहरे के लिए फेमस है, और चंदन की लकड़ी के लिए भी आपका फेमस है। और जो मैसूर राज्य ने जो सहायक संधि को स्वीकार किया था ये आपके 1799 में स्वीकार किया था, यानी 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो तंजौर है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी जो ये इन्होंने जो सहायक संधि को स्वीकार किया था ये आपके अक्टूबर 1799 में इन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो अवध है ये आपके यूपी में, वर्तमान में यूपी में आता है, और 1801 में आपके अवध ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो पूना के जो पेशवा हैं ये इन्होंने 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस तरह से इन्होंने इसका अगर क्रम से अगर लगाएं तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि इसमें इंदौर और जो होलकर थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, और जो बरार और भोसले थे इन्होंने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने सहायक संधि के बारे में ये टिप्पणी की थी कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पर पहुंचा दिया है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये अपने राज्य हड़पने के लिए नीति के लिए जाने जाते हैं, और जो थॉमस मुनरो थे ये आपके मद्रास के गवर्नर थे, और इन्होंने रैयतवाड़ी जो प्रणाली, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसके जनक आपके थॉमस मुनरो को माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो ये जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने सहायक संधि के बारे में ये कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी। तो ये जो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स का संबंध आपके जर्मनी से था, और कार्ल मार्क्स आपके क्रांतिकारी भी थे, समाजवादी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे, और इनके जो सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये आपके दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है ये इनकी सबसे फेमस किताबें हैं। जो थॉमस मुनरो थे ये आपके मद्रास के गवर्नर थे, और ये आपके रैयतवाड़ी प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड वेलेस्ली आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और 1798 से लेकर 1805 तक इनका समय रहा था, और इन्होंने शिशु हत्या पर भी इन्होंने 1804 में रोकने का प्रयास किया था। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये आपके 1848 से 1856 तक ये इनका समय रहा था, और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये आपके अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था। तो जो सहायक संधि की जो शुरुआत की थी या इसका जो आविष्कारक जो माना जाता है ये आपके डुप्ले को माना जाता है, और डुप्ले आपके फ्रांसीसी गवर्नर था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने सहायक संधि का जो विस्तार किया था ये इसी लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये इन्होंने आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी 1854 में, और ये अपने राज्य हड़पने की नीति के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने आपके इनाम कमीशन की भी गठन किया था, इनाम कमीशन की स्थापना की थी 1852 में। और इस इनाम कमीशन का उद्देश्य आपके भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके उनसे छीनना था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि को सुनिश्चित व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। तो सहायक संधि का जो सुनिश्चित रूप या व्यापक स्वरूप दिया था ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डुप्ले आपके फ्रांसीसी गवर्नर था, और ये आपके सहायक संधि के जन्मदाता थे। जो लॉर्ड डलहौजी का जो समय आपको ही पता है कि 1848 से 1854 तक इनका समय रहा था, और जो लॉर्ड क्लाइव थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो पिंडारियों का दमन किया था ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, और जो ये पिंडारी के जो थे ये लुटेरे होते थे, और इनके जो प्रमुख नेता थे आपके चित्तू और करीम खां जो थे इनके प्रमुख नेता थे, और वासिल मोहम्मद भी इनके नेता थे।
और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये आपके 1824 से 26 में हुआ, 1824 में शुरू हुआ था और 1826 तक चला था। और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड एमर्स्ट के समय हुआ था। और जो ठगों का जो दमन किया था ये आपके 1830 में किया गया था, और इन ठगों का दमन आपके विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। और जो मैकाले का जो शिक्षा नीति प्रस्ताव आया था ये आपके 1835 में आया था, और ये प्रस्ताव आपके विलियम बेंटिंक के समय आया था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध प्रतिबंध समाप्त किया गया था ये आपके 1835 में किया गया था, और ये समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध समाप्त किया था ये आपके चार्ल्स मेटकॉप ने समाप्त किया था। और चार्ल्स मेटकॉप का जो समय था ये आपके 1835 से 36 तक इनका समय रहा था। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये आपके 1839 से लेकर 1842 तक चला था, और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये आपके 1845 से 1846 तक चला था, और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। जो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था ये 1856 में आया था, और ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्लियन के समय चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, और ये आपके 1798 से लेकर 1805 तक ये इनका समय रहा था। और इन्होंने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, और इस पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। जो लॉर्ड डलहौजी है ये इन्होंने आपकी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम बेंटिंग है इन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, या ठगी प्रथा को रोका था, और सती प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाया था। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं जो लॉर्ड हार्डिंग थे इनका समय आपके 1844 से लेकर 1848 तक रहा था। और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक ये भी आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, और इसी लॉर्ड हार्डिंग ने आपके नरवली प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके डलहौजी की जो जब्ती का जो सिद्धांत था, जो हड़पने का जो सिद्धांत था, या गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने का जो लगाया था, आपको बताना कि इनमें कब कब किस राज्य को अपना शिकार बनाया था। तो सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने हड़प लिया था, और इस सतारा को आपके 1848 में हड़पा था। और ये सतारा ये आपके महाराष्ट्र में है। जो संबलपुर है ये आपके उड़ीसा में है, और जैतपुर आपके यूपी के बुंदेलखंड में है। और संबलपुर और जैतपुर को लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में हड़प लिया था। जो बघाट है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और 1850 में इसको भी डलहौजी ने हड़प लिया था। और जो उदयपुर है ये उदयपुर जो है ये आपके एमपी वाला उदयपुर है। एक तो उदयपुर है वो आपका राजस्थान में है ये, लेकिन ये जो उदयपुर है ये आपके मध्य प्रदेश वाला है। और इसको 1852 में आपके राज्य हड़पने के सिद्धांत के तहत इसको भी हड़प लिया था डलहौजी ने। और जो झांसी है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और इसको 1853 में आपके डलहौजी ने हड़प लिया था। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है, और 1854 में इसको हड़प लिया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला एक तरफ इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ घटना दी गई, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए, आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सुगोली की संधि हुई थी आपके 1816 में हुई थी, और ये संधि आपके गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये जो सुगोली जो जगह है ये आपके बिहार राज्य के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये आपके 1824 से 26 में हुआ था, और दूसरा आंग्ल अफगान बर्मा युद्ध जो हुआ था, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध ये आपके 1852 में हुआ था, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये आपके 1885 से लेकर 86 तक चला था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो गवर्नर जनरल की जब अगर बात आए तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और सिर्फ गवर्नर की बात आए तो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ध्यान रखना, इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो विलियम बेंटिंक थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस वजह से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी आपकी लाहौर थी, और लाहौर वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है, और ये आपके पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी है। जो अमृतसर है ये आपके भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, और ये सिख धर्म का
प्रमुख केंद्र है और सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा अमृतसर को माना जाता है। जो रावलपिंडी है ये भी आपके पाकिस्तान में है, और जो पेशावर है ये भी आपके पाकिस्तान में है, और ये आपके खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसकी राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर मुगल सम्राट। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में जो जिस समय नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल सम्राट में उत्तराधिकार जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे बहुत कमज़ोर थे, और ये इसी कमजोरी का फायदा आपके नादिर शाह को भी मिला था। तो कमजोर मुगल सम्राट की वजह से इनका ये अभियान सफल रहा था। दूसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तरी पश्चिम जो सीमांत जो क्षेत्र था, यहाँ पे सुरक्षा का बिल्कुल अभाव था। यहाँ के लिए कोई ऐसी कोई सेना नहीं रखी गई थी ताकि इस क्षेत्र को रोका जा सके या इस क्षेत्र में बाहर के लोगों को आने से रोका जा सकते। तो ये भी नादिर शाह की सफलता का एक कारण था। तीसरा आपकी दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब और से तैयारी। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो समय के जो मुगल शासक थे ये अपने अय्याशी में डूबे हुए थे, और ये अपने राज काज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इनकी जो दिल्ली की जो रक्षा होनी थी इसमें भी विलंब से बहुत तैयारी हुई थी। तो ये भी नादिर शाह की सफलता का कारण रहा था। डी ऑप्शन कह रहा है कि आक्रमण सेना का द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का विशेष इस्तेमाल नहीं किया गया था, या इनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मुगल सम्राट कमज़ोर नहीं होते, या इनके अपने अय्याशी में नहीं डूबे होते, या अपने उत्तर पश्चिम सीमांत पर इन्होंने अपनी सुरक्षा कवच अगर बना दिया होता, तो शायद नादिर शाह को इतना आसानी से दिल्ली में पहुंचने में इतनी आसानी नहीं होती। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर होगा, या यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये कारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके केरल के जो राजा मार्तंड वर्मा के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसने त्रावणकोर पर शासन किया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो केरल के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने केरल के त्रावणकोर में शासन किया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसने सामंतों का दमन किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मार्तंड वर्मा ने इन्होंने सामंतों का भी दमन किया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। तो सी ऑप्शन गलत है। इन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ऐसे यूरोपीय अधिकारियों को ऐसे कोई विशेष रिश्वत नहीं दी थी, इस वजह से तीसरा कथन ही गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की थी। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो मार्तंड वर्मा थे इन्होंने मजबूत और आधुनिक सेना को संगठित किया था। तो इसमें जो आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे। तो 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो निर्यात की जाती थी, आपकी कपास भी निर्यात किया जाता था, रेशम भी निर्यात किया जाता था, और शोरा भी आपकी निर्यात किया जाता था, और अफीम भी आपकी निर्यात की जाती थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1767 में तो शुरू हुआ था, और ये 69 तक चला था, और ये युद्ध आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसमें हैदर अली बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था, और इन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, और अंग्रेजों को मजबूरी में मद्रास की संधि करनी पड़ी, और मद्रास की संधि के तहत इनको ये युद्ध की समाप्ति हुई थी। और मद्रास जो संधि हुई थी ये बड़ी अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हैदर अली की इसमें विजय हुई थी और अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और ये युद्ध आपके 1757 में हुआ था, और ये आपके मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ये युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे। और सिराजुद्दौला का जो समय था ये आपके 1756 से लेकर 57 तक रहा था, और सिराजुद्दौला आपके अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। जो मीर जाफर थे इनकी गद्दारी की वजह से आपके सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे, और ये मीर जाफर जो थे आपके 2 बार बंगाल के नवाब बने थे। जब पहली बार नवाब बने थे तब 1757 से 60 तक इन्होंने शासन किया था, और जब दूसरी बार नवाब बने थे आपके 1763 से 65 तक इन्होंने शासन किया था। जो मीर कासिम थे ये आपके छठे नंबर के बंगाल के नवाब थे, और ये बंगाल के अंतिम योग्य शासक थे, और ये इन्होंने अपनी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये इनका जो समय रहा था 1763 से लेकर 1765 तक ये इनका समय रहा था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों सगे संबंधियों के साथ इसको जरूर शेयर करना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।